बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर सामशफाक एंड टुडे आवर टॉपिक इज रेटिनोब्लास्टोमा। तो आज के हमारे टॉपिक की जो हेडिंग है उसमें डेफिनेशन, अकरेंस ऑफ दिस डिजीज, टाइप्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज एंड आखिर में हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा की। तो व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोमा? तो रेटिनो मतलब राइजेस फ्रॉम रेटिना और और ब्लास्ट मतलब रेटिनोब्लास्ट का ट्यूमर, ठीक है। इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट अराइजिंग फ्रॉम द रेटिना, ठीक है, रेटिना। अब रेटिना में कहां से अराइज करता है? फ्रॉम द रेटिनोब्लास्ट। अब होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आई की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ऑप्टिक कप बनता है, ऑप्टिक कप से रेटिना डेवलप करता है। तो ऑप्टिक कप में रेटिनोब्लास्ट होते हैं दैट गिव राइज टू वेरियस लेयर्स ऑफ रेटिना। अब होता क्या है कि अगर तो म्यूटेशन हो जाती है उन सेल्स की तो क्या होगा कि जो रेटिनोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो मतलब रेटिनल सेल्स नहीं बन पाएंगे बल्कि वो प्रिमिटिव सेल्स रहेंगे, मतलब रेटिनोब्लास्ट रहेंगे। और जब उनमें म्यूटेशन होगी तो वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम पैथोलॉजी में इसकी मतलब पैथोजेनेसिस में बात करेंगे। फिलहाल देख रहे हैं इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द रेटिना arising from the retinoblast, ठीक है, which is the primitive cells of the retina. Occurrence, अब इस डिजीज की जो इंसिडेंस रेट है वो काफी कम है, लेकिन इसमें इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो क्या है कि इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द आई, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द आई मोस्ट कॉमन। तो ये थी इसकी अक्रेंस। अब हम आते हैं इसकी टाइप पे कि ऑन द बेसिस ऑफ हेरिटेंस द retinoblastoma is divided into two categories: heritable retinoblastoma and non-heritable retinoblastoma। अब होता क्या है, पहले हम बात करते हैं हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा। अब हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि रेटिनोब्लास्टोमा इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो ये उसकी म्यूटेशन होती है। और रेटिनोब्लास्टोमा और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं ये अपना फंक्शन तब लॉस करती हैं जबकि दोनों मतलब एक पूरा पेयर मतलब दोनों जीन्स जब अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जर्म लाइन में म्यूटेशन आती है, मतलब just suppose this is coming from the father and this is coming from the mother, this is the mutated gene and this is normal gene, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। अब या तो ये जीन जो है ये नॉर्मल हो सकती है या एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखिए, अब ये बन गया है जाइगोट। अब इस जाइगोट से उस एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट होनी है, तो क्या होगा कि एबनॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा जीन विल बी प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि हेरिटेबल जो है उसमें क्या हो रहा है कि जर्म लाइन में म्यूटेशन आ रही है जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल आरबी जीन है वो ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इसकी भी म्यूटेशन हो सकती है। इस तरह जब दोनों जीन्स की म्यूटेशन होगी क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन है तब ये अपना फंक्शन लॉस करेगी, जो कि मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो ये ट्यूमर की प्रोलिफरेशन को रोकती है, जब प्रोलिफरेशन नहीं रुकेगी तो ये एबनॉर्मली डिवाइड करेगा। तो इस तरह क्या होगा। और इसके अलावा आप देखें इसमें क्या होगा, इस केस में क्या है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा शुड बी प्रेजेंट, मतलब मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है। और अगर इसमें दोनों जीन जो हैं वो अब नॉर्मल है तो जब ये पर्सन आगे जीन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, हेरिटेंस करेगा, तो क्या होगा, एबनॉर्मल जीन विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो देयर विल बी क्या हो रहा है, एक तो फैमिली हिस्ट्री है ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, सेकेंडली रिस्क है कि जो पर्सन है ये जो जीन है एबनॉर्मल जीन है उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये था हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा। और हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा में जो लेटरलिटी है वो क्या है कि बायलेटरली कॉमनली प्रेजेंट होता है एंड यूनिलेटरल इंसिडेंस का कम है, और ये 40% ऑफ द टोटल केसेस में प्रेजेंट होता है। दूसरा है नॉन
हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा में देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। तो मतलब अगर आप देखें ये जीन भी नॉर्मल है और ये जीन भी नॉर्मल है, ठीक है, तो जो जाइगोट बनेगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होगा कि व्हेन द पर्सन इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंट कॉजेस ऑफ ट्यूमर, मतलब जैसे वो रेडिएशन से एक्सपोज हो रहा है या डिफरेंट केमिकल्स से एक्सपोज हो रहा है, मतलब डिफरेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट से एक्सपोज हुआ, तो क्या होगा उसमें म्यूटेशन आएंगी, पहले एक में आई फिर दूसरी में आएगी। और ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो इसमें दोनों में म्यूटेशन आनी चाहिए ताकि ये अपना फंक्शन कंप्लीटली लॉस करे। तो इस तरह एक और ये अर्ली इन द लाइफ होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन चाहिए, और ये लेटर इन लाइफ होती है, मतलब इसमें हिस्ट्री थोड़ी देर की होती है क्योंकि इसमें दोनों जीन्स की म्यूटेशन चाहिए होती है तो इसको टाइम लगता है। तो नॉन हेरिटेबल है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री कोई भी नहीं प्रेजेंट हो या ना हो, कोई मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, और इसमें ना रिस्क नहीं होता कि जो आगे, क्योंकि सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन है, ऑल ओवर द बॉडी म्यूटेशन म्यूटेटेड आरबी जीन नहीं प्रेजेंट, सिर्फ सोमैटिक सेल में प्रेजेंट है। तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जर्म सेल्स जाने हैं, तो जर्म सेल में म्यूटेशन प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से देयर इज नो रिस्क ऑफ ट्रांसफर दिस एब्नॉर्मल जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये था टाइप्स, और इसमें जो लेटरलिटी है वो क्या है कि यूनिलैटरल ये ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू बायलैटरल इंसिडेंस, और ये 60% ऑफ द टोटल केसेस में नॉन हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैथोलॉजी ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं रेटिनोब्लास्टोमा में देयर इज द म्यूटेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन। अब रेटिनोब्लास्टोमा जीन की लोकेशन इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू। इस लाइन में क्या मतलब है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 13 लॉन्ग आर्म रीजन नंबर 1 एंड बैंड नंबर 4, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 13 के जो लॉन्ग हैंड है उसका रीजन फर्स्ट रीजन क्या फोर्थ बैंड, ठीक है। ये जीन रेटिनोब्लास्टोमा जीन वहां प्रेजेंट होती है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, सो इट शुड इन्वॉल्व बोथ जीन्स फॉर द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दिस जीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन देयर इज अ म्यूटेशन, व्हेन देयर विल बी म्यूटेशन इन द रेटिनोब्लास्टोमा जीन द सेल, मतलब जो रेटिनोब्लास्ट है दे कैन नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि जीन ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रिमिटिव सेल्स। अब सेल जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो रेटिनोब्लास्टोमा सेल जो हैं वो वहीं पे रिटेन करेंगे, वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे। और रेटिनोब्लास्टोमा सेल हैव हाई अबिलिटी टू प्रोलिफरेट, तो वो प्रोलिफरेट करते जाएंगे, अब नॉर्मली करते जाएंगे और एक मैस बना देंगे जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। तो इस तरह ये थी पैथोलॉजी ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। इसके अलावा यहाँ पे हम हिस्टोलॉजी भी देख लेते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा में मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो क्या होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, जिनको हमने रेटिनोब्लास्टोमा ही इंडिकेट कर दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं लाइक रोड्स एंड कोन सेल्स ऑफ द रेटिना, और एंड दे रिजेंबल रोजेट्स एंड फ्लू रोजेट्स, ठीक है। आगे रोजेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वो भी देख लीजिएगा। तो मतलब मेन बात क्या है कि रोजेट एंड फ्लू रोजेट्स की फॉर्म में होते हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादातर अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। इसके बाद हम आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, मतलब टाइम के साथ साथ हमने रेटिनोब्लास्टोमा को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज इसके नाम से पता चल रहा है कि क्वाइट स्टेज, डोर्मेंट स्टेज। इस स्टेज में कोई भी मतलब मैथ रिलेटेड सिम्टम या साइन नजर नहीं आता, बल्कि इस स्टेज में कुछ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जो कि ल्यूकोकोरिया, स्क्विंट, विजन लॉस, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई मैथ रिलेटेड साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम जो है वो क्या है, ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया इज आल्सो कॉल्ड एज वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स, मतलब इसमें पिपिल जो है वो वाइट नजर आता है। इसके अलावा दूसरा क्या सिम्टम है, स्क्विंट, मतलब जो नॉर्मल आई का जो एक्सिस है वो ऐसे है, ठीक है। तो क्या स्क्विंट में क्या होता है कि देयर इज एब्नॉर्मलिटी इन द एक्सिस ऑफ द आई, मतलब या तो वो इजोट्रोपिया हो सकता है या वो एक्सोट्रोपिया हो सकता है या वो हाइपरट्रोपिया हो सकता है या वो हाइपोट्रोपिया हो सकता है,
ठीक है। इसके अलावा विजन लॉस, जब वो स्वेलिंग जो है वो मैक्यूला को इन्वॉल्व कर लेगी तो क्या होगा, विजन लॉस होगा। ठीक है, डिक्रीज इन विजुअल एक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ पे हम ऑप्थेल्मोस्कोपी की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। अब रेटिनोब्लास्टोमा के टू ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सोफाइटिक और एक होता है एंडोफाइटिक। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि अगर ये आई है तो इस तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये है इनर इनर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनर मोस्ट जा रहे हैं। और अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम आउटसाइड जा रहे हैं, मतलब ये है अंदर वाली साइड और ये होगी बाहर वाली साइड। तो एक्सोफाइटिक है मतलब बाहर, तो ये ग्रोथ कहाँ होगी, रेटिना से बाहर वाली साइड पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये रेटिना और इसके ऊपर, ठीक है, तो एक्सोफाइटिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो ट्यूमर है इट ग्रोस from the outer surface of the retina। ठीक है, outer surface of retina in the subretinal space। ठीक है, क्या होता है, अगर ये रेटिना है तो वो यहाँ से ग्रो करता है। ठीक है, it grows in the outer surface of retina and grows in the subretinal space leading to the separation of retina। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि रेटिना जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, leading to separation of retina। एंडोफाइटिक ग्रोथ में क्या होता है कि the tumor grows from the inner surface of retina and it protrudes into the vitreous, क्योंकि यहाँ पे क्या है, vitreous body। तो mass growing from the inner surface of retina and it protrude into the vitreous। ठीक है, तो ये हो गया एक्सोफाइटिक एंड एंडोफाइटिक। तो जब हम ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग्स देखते हैं तो क्या होगा, अगर एक्सोफाइटिक है जिसमें कि ट्यूमर ग्रो कर रहा है फ्रॉम द आउटर सरफेस एंड लीडिंग टू सेपरेशन, तो ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या नजर आएगा, रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो रेटिना पे जो ब्लड वेसल है वो टॉर्शियस हो जाएंगे और प्रोमिनेंट हो जाएंगे। सेकेंडली जो अगर एंडोफाइटिक होगा तो क्या होगा, अ ट्यूमर अ mass कैन बी सीन अराइजिंग फ्रॉम द रेटिना, क्योंकि एंडोफाइटिक में क्या था, यहाँ से ग्रो कर रहा था। तो अ ट्यूमर कैन बी सीन अराइजिंग फ्रॉम द रेटिना, ठीक है, प्रोट्रूडिंग इनटू द विट्रियस। इसके अलावा क्या होता है कि मैलिग्नेंसी की वजह से, ड्यू टू मैलिग्नेंसी, जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है उसको क्या, जो सेल्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से दे लीडिंग टू नेक्रोसिस। अब जब नेक्रोसिस होती है, ठीक है, तो क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि ड्यू टू नेक्रोसिस द फैटी एसिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन आर एक्सपोज्ड। व्हेन these fatty acids are exposed the fatty acid have affinity for calcium। तो क्या होगा, ऊपर कैल्सिफिकेशन होगी। तो ऑप्थेल्मोस्कोपी पे हमें कैल्सिफिकेशन नजर आएगी इन द फॉर्म ऑफ चॉकी वाइट अपीयरेंस। तो इस तरह क्विसेंट स्टेज में क्या क्या नजर आ रहा है, ल्यूकोकोरिया, वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स, स्क्विंट, विजन लॉस और ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग्स डिफरेंट फॉर बोथ द एंडोफाइटिक जिसमें हमें मैस नजर आ रहा है अराइजिंग फ्रॉम रेटिना एंड एक्सोफाइटिक व्हिच लीड्स टू रेटिनल डिटैचमेंट। इसके अलावा ल्यूकोकोरिया के हम अदर डीडीज देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए निमोनिक याद रखें, कैटारेक्ट, कैटा, ठीक है। तो सी से कैटरेक्ट, ए से एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक पोस्टीरियर विट्रियस, टी से टॉक्सो कैरियसिस, ए से एक्यूट एंडोथेल्माइटिस, आर से रेटिनोब्लास्टोमा एंड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। इसे को छोड़ दे, कोलोबोमा या कोर्स डिजीज, एंड टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजीज ऑफ ल्यूकोकोरिया? तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कैटरेक्ट, देन सेकंड इंपॉर्टेंट इज रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद आप कैसे किस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपने पहले लिखने हैं। फिर क्वेश्चन स्टेज आ गई, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है ग्लूकोमेटस या इंफ्लामेटरी स्टेज। अब क्या हो रहा है कि एक स्वेलिंग जो कि वहां नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, जब वो प्रेजेंट होगी then it will induce various type of inflammatory response if the retinoblastoma is left untreated, ठीक है। due to different inflammatory responses there will be production of exudate। अब exudate जब बन रहा है तो वो क्या करेगा, आगे आएगा, पीपी से पास करेगा और एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा। अब जब वो एंटीरियर चैम्बर में आएगा, ठीक है, यहां से आता हुआ एंड पीपी से होता हुआ एंटीरियर चैम्बर में आके यहां पे एक्यूमुलेट होगा। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, एक्सुडेट इज एक्चुअली पस, ठीक है। जब हमें पस बनेगी तो उसे हम स्यूडो हाइपोपायोन कहते हैं, स्यूडो हाइपोपायोन कहेंगे, नॉट इट इज अ ट्रू पायोन, ट्रू पस नहीं होती है, ठीक है, इट इज एक्चुअली एक्सुडेट। सेकेंडली ट्यूमर का कोई पार्ट जो है, ट्यूमर का कोई पार्ट अपने जो रीजन से टूटेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा ऐसे प्यूपिल से पास करके एंटीरियर चैम्बर में आएगा एंड इट मे ब्लॉक द ट्रेबेकुलर मेशवर लीडिंग टू इंक्रीज इन IOP leading to glaucoma, ठीक है। then this is the inflammatory or glaucomatous stage। फिर आती है एक्स्ट्रा ओक्यूलर स्टेज या स्टेज ऑफ प्रोप्टोसिस। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे आई की, और ये है ऑर्बिट, ठीक है, पिरामिडल शेप ऑर्बिट, दिस इज द आई एंड दिस इज द एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। अब क्या होगा कि टाइम के साथ साथ रेटिनोब्लास्टोमा का जो साइज है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट इन्वॉल्विंग द एक्स्ट्राओक्युलर टिश्यूज लाइक दीस एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करेगा और वो पीछे को ग्रो करता जाएगा। ऐसे जब वो पीछे को ग्रो करता जाएगा, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा कि वो पीछे प्रेशर लगाने लग जाएगा। जब वो पीछे पीछे की तरफ प्रेशर लगा रहा है लेकिन उधर जा नहीं सकता, तो वो प्रेशर जो है वो बैक प्रेशर लगेगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर बैक प्रेशर लगेगा देन इट विल लीड्स टू द फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द आईबॉल, ठीक है, इट विल लीड्स टू फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ आईबॉल व्हिच इज कॉल्ड प्रोप्टोसिस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बल्जिंग होगी आईबॉल की जिसे हम कहते हैं प्रोप्टोसिस। And the last stage is the stage of metastasis। रेयर होती है इसकी, मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस काफी रेयर है, लेकिन इट में कॉजेस डायरेक्ट मेटास्टेसिस थ्रू ऑप्टिक नर्व, through lymphatic into the preauricular lymph nodes and through blood into the lungs, liver and bones, ठीक है। तो इस तरह इसकी डिफरेंट स्टेजेस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन एंड सिम्पटम्स की बात कर ली कि देयर आर 4 स्टेजेस। क्विसेंट स्टेज व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ल्यूकोकोरिया, स्क्विंट, विजन लॉस एंड सम ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग मैंने आपको बता दिए। द नेक्स्ट स्टेज इज द ग्लूकोमेटस स्टेज। द थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ प्रोप्टोसिस या एक्स्ट्राओक्युलर involvement, and the last stage is the stage of metastasis।